मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा। ओके, सो वी आर स्टडिंग अबाउट इफेक्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन का जो इफेक्ट है हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो रूरल एरियाज के ऊपर यानी जो इफेक्ट पड़ता है मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि रूरल एरिया के ऊपर ये असर पड़ता है कि वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाती है। यानी गांव के अंदर तो मैन पावर चाहिए होती है ना, काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी आसानी होगी, जितने कम लोग होंगे उतनी प्रॉब्लम जनरेट होगी। सो ऑब्वियसली दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर देयर। फिर मोर वुमेन्स इन रूरल एरिया, सो जाहिर है अनबैलेंस जेंडर रेशियो होता है। यानी गांव में ये होता है कि भाई दो आदमी है तो औरतें चार हैं एक खानदान में। उससे होता यह है कि जो जेंडर रेशो है ना वो अनबैलेंस होता है। और गांव में आदमी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो आप खुद सोचें कि भाई औरतें कहाँ पढ़ी लिखी होंगी। इस चक्कर में होता यह है कि भाई वो औरतें घर पर ही रहती हैं, काम वो कुछ कर नहीं पाती हैं, घर से उनको निकलने की ज्यादातर इजाजत नहीं होती, क्योंकि गांव में जो पर्दा वगैरह का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो इस चक्कर में वो डिपेंडेंट ही बनी रहती हैं, मतलब वो एक तरीके से प्योरली डिपेंडेंट हो जाती हैं। फिर हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज बिल्कुल ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। रोड, अंडरपास, बाईपास कुछ नहीं बना हुआ होता गांव में। और गवर्नमेंट बहुत ही कम अटेंशन देती है रूरल एरियाज को। अर्बन एरियाज पे क्या असर पड़ता है इस रूरल अर्बन माइग्रेशन से, वो जरा देखिएगा। भाई देखो, ओवर पॉपुलेशन जो होती है ना वो क्यों होती, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है मतलब देखो, होता यह है कि भाई गांव से बेरोजगार हैं बहुत सारे लोग, अनएम्प्लॉयड हैं, और उठकर हजारों की लाखों की तादाद में उठकर शहर में आ गए। अब शहर में आने से होता यह है कि शहर ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है, बे इंतहा रश बढ़ जाता है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे इदारे तो नहीं है ना एजुकेशन के कि वो सारे गांव से उठकर जो लोग आ रहे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इतना आसान थोड़ी होता है। वहां पे एक मसला खड़ा हो जाता है। फिर हेल्थ फैसिलिटीज में मसला होता है। हेल्थ फैसिलिटीज में ये मसला होता है कि भाई जितने भी लोग गांव से उठकर शहर में आए हैं, सबको हेल्थ फैसिलिटीज तो प्रोवाइड नहीं कर सकेगी ना हुकूमत। वो एक अलग तरीके का मसला है। तीसरा मसला ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का मसला ये है कि भाई उठकर 100 लोग आ गए, नौकरी 10 लोगों की थी, तो भाई जाहिर है सिर्फ 100 में से 10 ही लोगों को मिलेगी ना, 90 तो बेरोजगार हो गए। फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम खड़ी होती है। एज यू नो, माइग्रेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा की तादाद में आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैड टू फेस ट्रैफिक प्रॉब्लम। यानी जो जनरल पीपल यहाँ पर रह रहे हैं, आम लोग रह रहे हैं, उनको ट्रैफिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। फिर एयर पॉल्यूशन होता है गंदगी की वजह से। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी गंदगी फैलेगी, जितनी गंदगी फैलेगी उतना ज्यादा जाहिर है नुकसान होगा। फिर स्लम्स और लैक ऑफ एकोमोडेशन का मसला। स्लम्स यानी झोपड़पट्टियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, झोपड़ियां बढ़ जाती हैं जो गरीब लोग अपनी लगा कर रखते हैं। एकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उससे और गंदगी बढ़ती है, सैनिटेशन प्रॉब्लम जनरेट होती है, बीमारियां फैलती हैं। एंड क्राइम रेट ऑल्सो इंक्रीज। यानी अब गांव से उठकर 1,000 लोग आ गए, उनमें से 50 लोगों को नौकरी मिल गई, 950 लोग, 950 को नौकरी नहीं मिली, वो अनएम्प्लॉयड है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने उन्होंने इंतजार करा, उसके बाद उनमें से आधे जो है उन्होंने मरे क्या ना करे वापस चले गए, लेकिन वो जो 450 फिर भी रह गए, तो वो चाहेंगे कि भाई किसी भी तरीके से शहर में सरवाइव करने के लिए वो कुछ भी करें। तो अब वो क्राइम करेंगे, आपका चोरी चकारी के मामलात करेंगे, मतलब इस तरीके की चीजें जो है ना ये लोग अपनी उठाएंगे। सो दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक आप समझ जाएं कि बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए कि इशू हो जाता है। ठीक है, ये एक अलग किस्म का आपका जो जिसको कहना चाहिए कि इशू होता है। सो इसको फेस करना भी आप ये समझो कि मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि भाई बहुत बड़ा आपका मसला आ जाता है, या आपको एक तरीके से इस चीज को फेस करना पड़ता है कैसे भी करके, क्योंकि इसको फेस करना इज नॉट दैट इजी। सही है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास एक अगला क्वेश्चन है जो एग्जामिनर की तरफ से ही है। ठीक है, कि हाउ कैन पीपल बी इनकरेज टू स्टे इन रूरल एरिया। यानी कि भाई ऐसा हम क्या करें जिससे लोग, गांव वाले जो हैं वो इनकरेज हों कि वो भाई गांव में ही रहें। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि भाई हम गांव वालों को इनकरेज करें कि भाई आप शहर मत आओ, आप गांव में ही रहो, वहीं पर रहना आप लोगों के लिए बेहतर है। सो व्हाट कैन वी डू दैट फॉर देम। यानी हम उनके लिए ऐसा क्या करें, या ऐसा क्या हो कि वो गांव में रहें। तो एक नजर जरा इन पांचों पॉइंट्स को जरा देखो कि ये क्या बोल रहा है, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट के अंदर देखो इसको।
देख लिया। अब सुनो मेरी बात। देखो, सबसे पहली चीज तो जरा यहाँ पे समझना, सबसे पहली चीज यहाँ पर है लैंड रिफॉर्म। देखो, ज्यादातर फार्मर्स जो है ना, उनके पास लैंड होल्डिंग्स जो है वो कम है, यानी जमीनें जो है वो बहुत छोटी हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स बनाने से होगा ये कि एटलीस्ट उनके पास एक मुनासिब लेवल की जमीन आ जाएगी, जो कि उनकी अपनी होगी। उसके ऊपर वो काम करेंगे मालिक की तरह, उनके ऊपर कोई ऑपरेस्ड लैंडलॉर्ड नहीं होगा जो उनके ऊपर जुल्म करेगा, उनसे जबरदस्ती करेगा, तो उनका काम करना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड कर दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में दे दी जाए, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट करके दे दी जाए, चाहे सोलर पावर लगा दिया जाए, चाहे विंडमिल लगा दी जाए, एनी वे कोई सा भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की जाए। फिर स्कूल्स यहाँ पर बना दिए जाएं ताकि लिटरेसी रेट बढ़े। फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी जाएं, ताकि कॉटेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये होम बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। घर के अंदर भी काम हो सकता है कि भाई घर के अंदर बैग सीना है, कपड़े सीने हैं, चप्पल हाथ से बनानी है, या हाथ से बनाने वाला कोई भी काम है, सो क्राफ्ट टाइप का कोई काम है, सो दैट वुड बी इजी फॉर वुमेन्स। ठीक है, यानी जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलने की उनको इजाजत है या नहीं निकल सकती हैं, तो घर में बैठे वो ये काम कर लेंगे और उससे उनको पैसे आते रहेंगे, तो ये फायदा हो जाएगा। फिर आपका एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का जो आपका एक मामला है उसको बढ़ाना। फिर टूरिज्म, टूरिज्म किसी भी गांव वगैरह में या रूरल इलाके में बढ़ाना। जैसे कि आप देखो केपी के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टूरिज्म बहुत है। तो टूरिज्म की वजह से होता ये है कि वहाँ के जो छोटे छोटे गांव भी है ना, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे छोटी मोटी दुकानें खुली हुई हैं। उससे क्या है कि उन सबका काम चल रहा है। उनको पता है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आएगा, सामान लेगा, ये करेगा वो करेगा, सुकून हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वो तरीकेकार होता है जिससे लोगों को आप इनकरेज कर सकते हो कि वो शहर में ना आए, बल्कि रूरल इलाके में ही रहें, उसी को डेवलप करें, उसी में काम करें, वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करें। इससे हमारे मुल्क को भी फायदा है, शहर का भी फायदा, गांव का भी फायदा, उनका अपना भी फायदा। तो ये एक तरीके से फायदेमंद मामला बन जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस क्या होते हैं। देखो, पाकिस्तान के अंदर 50% लोग जो पाकिस्तानीज हैं वो प्राइमरी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। प्राइमरी प्रोफेशन क्या है? जैसे फार्मिंग, एग्रीकल्चर का काम जो है, माइनिंग, मिनरल रिसोर्स के अंदर हम जिसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई आप जो जमीन से खोद के आप कोई भी मिनरल निकाल रहे हैं, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे आपके प्राइमरी रिसोर्स हैं। दीज आर योर प्राइमरी रिसोर्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड के ऊपर है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी इज लाइक 10%। ठीक है, सेकेंडरी का जो रेशियो है दैट वुड बी 10%। 10% का सीन कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके पास शुगर मिल है, कोई भी मिल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपका कॉटेज इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, मिल्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, ये वो सारी चीजें हैं कि भाई जिसके अंदर आपके पास हम ये कह सकते हैं या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास एक सेकेंडरी हमारा मामला है। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर मौजूद होगा। सही है, और ये काम 10% सिर्फ इसलिए है, उसकी वजह भी बता दूं। तो देखो, फैक्ट्री लगाना, बिजनेस स्टार्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना, सर्विस बिजनेस करना, ये एक बड़े लेवल का काम होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है। सो दैट इज वाई लोग जो है वो इसके अंदर कम है। फिर उसके बाद है आपका टर्शरी सेक्टर, जैसे कि ड्राइवर, टूरिस्ट गाइड्स, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट, शॉपकीपर, लॉयर, टीचर, बैंकर, मैकेनिक, आपका क्या कहते हैं, डिलीवरी बॉय। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपका सर्विस सेक्टर है। टर्शरी को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, टर्शरी सेक्टर को वी कॉल टर्शरी सेक्टर एज सर्विस सेक्टर एज वेल। ठीक है, हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। यानी सर्विस सेक्टर का मतलब क्या कि ये एक ऐसा आपका डिपार्ट है कि जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सर्विस दी जाती है, और आप सर्विस जो प्रोवाइड करते हो, बाय द हेल्प ऑफ इट ऑब्वियसली लोग जो है वो कमाते हैं। तो सर्विस सेक्टर आपका एक तरीके से कमाई का जरिया है। ठीक हो गई मेरी बात? अच्छा जी। अब आपके पास एक सवाल आ रहा है, जरा इसको ध्यान से देखना कि वाई मैक्सिमम प्राइमरी इंडस्ट्री, ज्यादातर प्राइमरी इंडस्ट्री क्यों है। देखो, मैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्यों है, इसमें तीन बातें ही इंपॉर्टेंट है, एक नजर इस पे फटाफट से देख लो तुम। इसमें मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं दो चार बातें तुम्हें क्लियर करूंगा, क्योंकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता भी है ना, तो ये 2 मार्क 3 मार्क का मैक्स आएगा, इससे ऊपर वो आपसे पूछेगा ही नहीं। जल्दी से एक नजर इस पे मारो।
देखो, अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, होपफुली तुम लोगों ने देख लिया होगा इसको। भाई देखो, ट्रेडिशनल प्राइमरी इंडस्ट्री क्यों है? ट्रेडिशन है भाई, इनहेरिटेड है। दादा भी किसान थे, बाप भी किसान है, बच्चा भी किसान बन गया। या फिशिंग कर लो, दादा भी मछली पकड़ते थे, अब्बा भी मछली पकड़ते हैं, बच्चा भी मछली पकड़ने लग गया। तो खानदानी चलता आ रहा है। फिर इलिटरेसी, सो कैन नॉट वर्क इन अदर सेक्टर्स, जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, कहाँ काम करेंगे? तो ज़ाहिर है प्राइमरी इंडस्ट्री में घुस जाते हैं क्योंकि ईजी है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि भाई ज्यादातर लोग रूरल एरिया में रहते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर ही मेन प्रोफेशन है। तो भाई सबका देखा देखी लोग उसी में घुस जाते हैं। फिर पाकिस्तान के पास ज्यादातर एरिया ऐसा है, पंजाब में स्पेसिफिकली, जो फार्मिंग के लिए सुइटेबल है। तो वहां के लोग जो है वो 80%, 70 to 80% यही काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम इट इज बेनिफिशियल। फिर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो आपका एग्रीकल्चर नीड्स आपकी बढ़ रही है, आपकी फूड की नीड बढ़ रही है, जिससे फिशिंग में भी इजाफा हो रहा है। तो जाहिर है लोग जो है वो लोकल काम की तरफ या आपका प्राइमरी इंडस्ट्री की तरफ इस वजह से बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर का जो नंबर है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है? यानी एग्रीकल्चर के अंदर जो बंदों की नीड है वो कम क्यों होती जा रही है? वो रीजन भी सुनो, और एग्रीकल्चर खुद भी कम क्यों हो रहा है। नंबर वन, मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब ये है कि भाई पहले 20 लोग काम करते थे एक फार्म पे, अब 5 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर है, ठीक है, स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है आपका सीडिंग करने के लिए, वाटर स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, अब मैकेनाइजेशन है। फिर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब वही जो जमीन का नमकीन हो जाना, जमीन के ऊपर मतलब आपका जो है वो कीचड़ जम जाना, जिसके अंदर मिनरल्स वगैरह जो है वो ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ दूसरा मसला जो इसके ऊपर आपका आकर खड़ा होता है वाटर लॉगिंग, वो ये है कि वाटर लेवल का अप हो जाना। फिर फ्लडिंग, सैलाब आ जाना। सैलाब आने से क्या होता है कि भाई एग्रीकल्चर की लैंड जो है वो खराब हो जाती है, तो जाहिर है बंदा क्या करेगा? जमीन तो खराब हो गई, एग्रीकल्चर लैंड तो तबाह हो गई। तो जाहिर है फिर अब उसमें होता ये है कि एग्रीकल्चर जो है उस वजह से डिक्रीज हो जाती है। फिर रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं शहर से, बेटर एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जाते हैं, पीछे गांव में काम करने के लोग कम हो गए। जब लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? फिर बेटर लिटरेसी, तो लोग जो है वो आपका क्वालिफाई कर जाते हैं सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में। अब उसमें होता ये है कि भाई गांव में भी आजकल ये अवेयरनेस आ रही है कि जो किसान भी है ना, वो अपने बच्चे को कोशिश कर रहा है कि भाई वो कम से कम 10 क्लास या 12 क्लास तक पढ़ा दे। सही है, तो उससे होता ये है कि भाई शहर में आके वो कहीं कलर, कहीं पियोन टाइप की उनकी नौकरी लग जाती है। फिर उनमें अगर खुद आगे बढ़ने की चाहत होती है तो वो आगे पढ़ के और कुछ तरक्की कर जाते हैं, वरना कम से कम ये तो होता है कि किसी अच्छे ऑफिस के अंदर, मतलब भले एक फाइल इधर से उधर उठा के रखनी है, गेट पे बैठ के आपका नाम नंबर लिखना है, लेकिन कम से कम उस काम में वो लग जाते हैं, तो गांव से वो खेती बाड़ी से निकल जाते हैं। फिर हायर वेजेस होती हैं, यानी शहर वगैरह या दूसरे सेक्टर्स में वेजेस ज्यादा होती हैं एग्रीकल्चर के मुकाबले, दैट इज वाई लोग शिफ्ट कर जाते हैं। अच्छा, टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादा क्यों हैं? अब ये बात भी समझ लेना, इसमें तो मैं तुम्हें बड़ी कॉमन सी एग्जांपल्स दे देता हूँ भाई। टर्शरी सेक्टर में ज्यादा इसलिए क्योंकि आजकल लोग जो है, खास करके ये अर्बन एरिया के अंदर होता है कि लोग टर्शरी सेक्टर में जाते हैं, यानी इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, बैंकर आपको शहर में ज्यादा मिलेंगे, गाँव में इतने नहीं मिलेंगे। उसमें होता यह है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लोगों को इम्प्रूव करना है, इसके लिए सर्विसेज चाहिए भी, और इन सर्विसेज को लोग अपनाते भी हैं ताकि उनके पास पैसे ज्यादा आए। फिर एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव्ड है, यहाँ पे हमारे माँ बाप भी पढ़े हुए हैं, तो वो भी हमें पढ़ाने लिखाने की तरफ लेकर जाते हैं। फिर वेजेस ज्यादा है टर्शरी सेक्टर में, ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। फिर रोड नेटवर्क बहुत अच्छा बना हुआ है शहर के अंदर, अब आपने यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं भी पढ़ने जाना है, तो इट कुड बी फार मोर इजी फॉर अस। पॉपुलेशन की वजह से लोगों को टीचर्स, डॉक्टर्स की जरूरत जो है वो ज्यादा पड़ेगी, तो जाहिर है ये वाले प्रोफेशन जो है वो बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका जो आईटी वगैरह है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के सेक्टर हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं। सो दैट इज वाई देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से लोग टर्शरी सेक्टर के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि देखो ना, अक्सर हम ये कहावत में या मजाक मजाक में भी सुनते हैं कि ज्यादातर माँ बाप जो है बच्चों को बोलते हैं बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो ये दोनों सर्विस सेक्टर है। आप डॉक्टर बनोगे चाहे इंजीनियर बनोगे, ये सर्विस सेक्टर है। डॉक्टर भी तो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, इंजीनियर भी सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचर भी सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर भी सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकर भी सर्विस प्रोवाइड करता है। सो दीज ऑल आर सर्विस प्रोवाइडर्स, दे ऑल आर सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है ना? अच्छा जी। फिर उसके बाद आपके पास एक सवाल आ रहा है, व्हाई इज देयर मोर एक्सपेंशन ऑफ टर्शरी सेक्टर इन अर्बन एरिया? भाई सिंपल है, अर्बन एरिया में टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर ज्यादा क्यों है रूरल के मुकाबले? भाई इसी वजह से कि रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है, गांव से तो लोग उठकर शहर आ जाते हैं। फिर शहर में बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो खुलती ही आपका शहरों में। सो दैट इज वाई यहाँ पे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में इलिटरेसी ज्यादा क्यों है, यानी पाकिस्तान में जहालत ज्यादा क्यों है, लोग जाहिल क्यों, पढ़े लिखे क्यों नहीं है, कम पढ़े लिखे क्यों है? भाई सबसे पहली चीज है गुर्बत। यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर पर रह रहे हैं, यानी गुर्बत की लाइन पर रह रहे हैं, पुअर हैं, तो जाहिर है उनके पास एजुकेशन दिलाने के पैसे ही नहीं है। बजट नहीं है यहाँ पे एजुकेशन एजुकेशन का लोगों के पास। स्कूल की कमी है, टीचर्स ट्रेन नहीं है, एजुकेशन फ्री नहीं है ज्यादातर, और जहाँ फ्री है वहाँ पॉसिबिलिटीज कम है, क्वांटिटी कम है बच्चों की, कि भाई ज्यादा बच्चे नहीं ले सकते वो। प्राइवेट स्कूल्स एक्सपेंसिव हैं। फिर ज्यादातर जो गांव वगैरह के लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा चाइल्ड लेबर करे, पैसा कमा के लाए, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो है वो अलाउ नहीं करते अपने गांव वाले बच्चों को कि भाई वो पढ़ लिख जाएं, वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी खेती बाड़ी कौन संभालेगा? सो देर आर मल्टीपल रीजन, जिस वजह से लिटरेसी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है। और फीमेल में जो नीचे लिखा है, फीमेल में इसलिए ज्यादा है क्योंकि भाई ट्रेडिशनल एटीट्यूड है। अल्लाह माफ करे, लेकिन पाकिस्तान में काफी जगहों पर, अब तो शहर में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं, लेकिन गांव में आज भी लड़की को निकलने नहीं दिया जाता। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है। पर्दा सिस्टम का बहुत ज्यादा मसला होता है कि भाई पर्दा है, ये है, घर पे बैठो, फलाना ढिमकाना। फिर ओनली गर्ल्स स्कूल की शॉर्टेज है, बहुत से लोग ओनली गर्ल्स स्कूल में ही भेजना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है वो कम होते हैं। फिर अपना लोग जो है वो ज़ाहिर रिलेक्टेंट होते हैं कि अपने बच्चों को जो लड़कियां हैं उनको को एजुकेशन में ना भेजें। सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से लड़कियां जो है वो इलिटरेट रह जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दो सवाल ऐसे हैं कि इनको तो आप यहीं पर ही देख लो, इसमें कोई समझने वाली चीज है नहीं कि भाई जो हाई इलिटरेसी रेट है वो सेकेंडरी टर्शरी को कैसे अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल रीजंस हैं, दीज आर पास पेपर क्वेश्चंस, इसको बस गो थ्रू कर लेना। अब जरा मेरे साथ समझो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में एक बात समझ लेना भाई, दो तरीके की है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब ये कि भाई खुद से नौकरी छोड़ दी, ठीक है, इसको अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री वाली कहते हैं कि खुद से नौकरी छोड़ दी। और अब खुद से नौकरी छोड़ी है तो ऑब्वियसली भाई तुम्हारे पास प्लान बी होगा। अगर प्लान बी नहीं है और तुमने खुद से नौकरी छोड़ी है तो भाई ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपको ये चीज कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा या आपको कोई चीज समझाएगा नहीं, बिकॉज आपने खुद से नौकरी छोड़ी है, सो नाउ दैट्स योर प्रॉब्लम। अब ये आपका मसला होगा कि आपने आपने पहले से सोच के रखा होगा कि भाई मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं वो वाला मामला या वो वाला खर्चा कैसे पूरा करूंगा, या जो भी चीज मुझे वहां से निकाल कर लानी थी मैं उसको कैसे लेकर आऊंगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपने होपफुली पहले से सोची भी होंगी। तो अब सवाल यहाँ पर आ रहा है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट, वाई देर इज अनएम्प्लॉयमेंट रूरल अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान, क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट? सबसे पहला मसला लैक ऑफ जॉब्स, नौकरियां नहीं है। लोग बहुत ज्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है, ओवर पॉपुलेशन है, तो नौकरियां कम है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी मसला यही है कि भाई नौकरियां निकलती हैं 10 और नौकरी लेने वाले होते हैं 1000, कैसे मिलेगी सबको? फिर रूरल अर्बन माइग्रेशन, गांव से उठ उठ के लोग शहर आ रहे हैं। अब जो बंदा शहर में ही रहता है और वो ड्राइवर बनना चाह रहा है और वो 50,000 रुपये चाह रहा है ड्राइवर की फीस, कि भाई ड्राइवर की तनख्वाह उसको 50,000 मिले ताकि वो घर चलाए, किराए का घर है, ये है वो है, उसको यहाँ शहर में रहना है, गुजारा करना है। तो वहीं पे गांव का बंदा आकर बोलता है मैं 25,000 में कर लूंगा, तो जाहिर है ये नुकसान हो जाता है। फिर मिसमैच, मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई होता है। मिसमैच का मतलब ये है कि भाई मिसाल ले लें कि एक इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं मिल रही, वो जाके कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है। एक डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी की नौकरी नहीं मिल रही, वो मेडिकल स्टोर पे खड़ा होकर दवा बेच रहा है। इसको मिसमैच कहते हैं, इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब क्या होगा कि भाई डॉक्टर जाके वो मेडिकल स्टोर पे खड़ा होगा तो मेडिकल स्टोर पे जिस बंदे को नौकरी मिलनी थी उसकी नौकरी वो डॉक्टर खा गया। आपको बात समझ में? दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। फिर मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर है, किसी भी चीज में जिन जगहों पर अब मैकेनाइजेशन आ गई है वहां पे अब ये मसला आ रहा है कि भाई आपका लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही। फिर आईटी, यूज ऑफ आईटी इन ऑफिसेज, ऑफिसों के अंदर जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसकी वजह से मसले मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि आईटी की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां कम हो गई हैं। मशीनरी का इस्तेमाल सेकेंडरी इंडस्ट्री में, वो एक मेन मसला है। फिर ट्रेनिंग स्किल्स कम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं, 10 मसले मसाइल होते हैं। अब अभी देख लो ना क्या मसला है कि आपका पेट्रोल के प्राइस महंगे हो गए हैं, 3 दिन के लिए ऑफिस का ऑफ कर रहे हैं, सिर्फ 4 दिन आप ऑफिस जाओगे वरना ऑनलाइन होगा, तो 10 मसले हैं ना। कितनी सारी कंपनीज तो ऐसी होंगी जो अपने एम्प्लॉयज निकाल देंगी, समझ रहे हो? तो 10 मसले मसाइल खड़े होंगे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सराउंडिंग के हालात, इनकी वजह से भी मसले होते हैं। सही है। अच्छा, रूरल जो गांव के लोग हैं उनको क्यों प्रॉब्लम होती है अर्बन एरिया में नौकरी हासिल करने में?
नंबर वन, उनके पास जो है मतलब जॉब की कमी है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, इलिटरेसी, जाहिल हैं वो लोग, उनको नहीं आता कुछ। स्किल की भी कमी होती है, लैक ऑफ स्किल होती है, प्रॉपरली ट्रेन्ड स्किल उनके पास नहीं होती है। और फिर जाहिर है उनके कुछ ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं होते अर्बन एरिया में जो उनको प्रॉपर तरीके से रेफर करके लगा दें। और अगर रेफर करेंगे भी तो ले जाके क्या बोलेंगे कि क्या आता है इसको। तो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब आपका एक इलाके में कितने लोग रहते हैं, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। एक इलाके में कितने लोग रहते हैं भाई, इसका अंदाजा क्यों लगाया जाता है कि भाई अगर आप ये अंदाजा लगा लोगे कि एक इलाके में कितने लोग रहते हैं तो उसी हिसाब से वहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी ना। वहाँ स्कूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ हॉस्पिटल्स आपके बनाए जाएंगे ताकि लोगों का इलाज हो सके। वहाँ पर ये किया जाएगा कि भाई आपका रिक्रिएशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि किसी भी इलाके की पॉपुलेशन क्या है। लेट्स सपोज आई एम लिविंग इन गुलशन इकबाल, तो वहाँ की पॉपुलेशन का अंदाजा लगाया जाएगा कि भाई पूरे गुलशन इकबाल में, मिसाल ले लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई 10 लाख लोग रहते हैं, 10 लाख लोग रहते हैं। तो 10 लाख लोगों के हिसाब से वहाँ हॉस्पिटल बनाया जाएगा, पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, गैस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। वो 10 लाख लोगों के हिसाब से होगी। सो इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लगाते हैं कि किस एरिया में ज्यादा लोग हैं, किस में कम है। पानी प्रोवाइड करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग बट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग ओवर देयर। सही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपके पास है, सवाल ये हो रहा है कि भाई लो पॉपुलेशन डेंसिटी बलूचिस्तान में क्यों है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, रेनफॉल आपका मसला है। ठीक है, रेनफॉल वहां पे कम है, एवापो ट्रांसपायरेशन जो है बहुत हाई है, हॉट इन समर होता है, कोल्ड इन विंटर होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर की कमी है, डेजर्टेड एरिया है, एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन का मसला है। ये बात हो रही है मोस्ट ऑफ बलूचिस्तान की, नॉट द होल बलूचिस्तान बट मोस्ट ऑफ, यानी 70% ऑफ बलूचिस्तान में ये मसले हैं। और एक और बार सवाल आया था कि भाई कोयटा में ज्यादा क्यों है, हालांकि कोयटा बलूचिस्तान में। तो ये है कि भाई ये कैपिटल है बलूचिस्तान का, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बाकी बलूचिस्तान से अच्छा है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, ड्राई पोर्ट आपके पास मौजूद है, एग्रीकल्चर वैली बनाई गई है जहाँ पे एप्रिकॉट एप्पल्स वगैरह यहाँ पे फार्म होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, मिलिट्री सेंटर्स बनाए हुए हैं, और समर के अंदर ये एरिया कूल भी होता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बोला गया है कि वाई पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी कंसिडरेबली विद इन एनडब्ल्यूएफपी, यानी एनडब्ल्यूएफपी के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन है वो वेरी क्यों करती है। अब सवाल समझना, देखो होता यह है कि भाई कम पॉपुलेशन होती है किस जगह पे, जहाँ माउंटेन्स हो, स्टीप स्लोप हो, परमानेंट स्नो वाला एरिया हो, क्योंकि वो बहुत ठंडे होते हैं विंटर्स में। तो वहां पर पॉपुलेशन कम होती है। मॉडरेट कहाँ पर होती है, एवरेज, माइनर डिफेंस साइट्स हो, विलेजेस हो विद टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है ना, और आपका एरियाज विद पैस्चर्स हो, एरियाज विद अनमेटल्ड और कच्चा रोड वगैरह हो। तो वहां पर थोड़ी सी मॉडरेट होती है। हाई डेंसिटी पे बात करते हैं जिस पर ज्यादा सवाल आता है, हाई डेंसिटी वाले वो होते हैं जैसे प्रोविंशियल कैपिटल पेशावर है, मेन बिजनेस सेंटर है, इलेक्ट्रिसिटी गैस मौजूद है, फ्लैट एरिया है, ठीक है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल जोन है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर हैं, और आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो केपीके के इन इलाकों के अंदर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। अच्छा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों होती है इंडस डेल्टा पे, यानी दरियाए सिंध के पास, इंडस रिवर के पास। भाई क्यों, क्योंकि सॉल्टी वाटर है, डिफिकल्ट टू फार्म है, फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, फ्लड का जो खतरा है बहुत होता है, मैंग्रोव ट्रीज हैं जिसकी वजह से फार्मलैंड में मसले आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, ये एक अलग डेंजर है, रोड्स वगैरह कम है, फिशिंग में डिक्लाइन आता है, ठीक है, ड्यू टू पॉल्यूशन वगैरह। सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से लो पॉपुलेशन डेंसिटी है आपके पास इंडस डेल्टा के पास। और एग्जैक्टली रिवर इंडस के पास पॉपुलेशन हाई क्यों है,
क्योंकि वहां पर इरिगेशन आसान है। सक्कर बैराज है, कोटरी बैराज है, पानी आपके पास अवेलेबल है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है। इंडस हाईवे के साथ मेन रोड्स जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिंग आपकी आसान है। कराची का पंजाब से लिंक है, हैदराबाद बीच में आता है, सीमेंट इंडस्ट्री है, लाइम स्टोन है, सॉइल आपकी अलूवियम होती है जिसपे आप ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। सो दीज आर द रीजन ड्यू टू विच आपका इंडस रिवर के पास जो है वो बेहतर है मामला। सही है ना? अच्छा, लो पॉपुलेशन थर डेजर्ट में क्यों होती है भाई? थर डेजर्ट का नाम आ गया तो बात फिर दूसरी है ही नहीं ना। लो पॉपुलेशन क्यों? तो डेजर्ट है, हॉट होता है समर में, एवापो ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एवापोरेशन ही समझ लो, बहुत होती है। रेनफॉल बहुत कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। और फिर होता ये है कि भाई सॉइल भी जो है वो सुटेबल नहीं होती फॉर एग्रीकल्चर। सो दीज आर द रीजन थर्ड डेजर्ट में लोगों की पॉपुलेशन कम होती है। अच्छा, अब डिपेंडेंसी रेशो समझना क्या है। 0 से लेके 14 साल, यानी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है उससे लेके 14 साल तक का बच्चा डिपेंडेंट होता है किस पर? माँ बाप पर, कंप्लीटली। 15 से 64 वाला इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, और 64 से बड़ा जो होता है जाहिर है वो बुढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो जाता है तो वो वंस अगेन डिपेंडेंट होने लगता है। ये जो इन्होंने बीच में 15 से 64 लिखा हुआ है ना, ये हमारी बुक्स में भी सेम एज लिखी हुई है, 15 to 64 बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। और एक बात मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आजादी, आजाद ख्याली या घूमने फिरने से नहीं है, इंडिपेंडेंट इनकम वाइज है कि इंसान कमाना कब शुरू कर देता है। ठीक है ना? तो इस पर मैंने ट्रेनर से भी एक बार आर्ग्यू किया था, लेकिन एक सिंपल बात है, देखो पाकिस्तान में ना 16-17 साल का बच्चा भी कमाता नहीं है, सब नहीं कमाते। मतलब मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो सारे बच्चे 15, 16, 17 साल के ही हैं, मेरे सारे बच्चे। और मेरा तो कोई भी बच्चा नहीं अर्निंग कर रहा, सब स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप उनका खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो इट मीन्स कि यू गाइज आर डिपेंडेंट। कुछ एक आध बच्चा मुझे बोल देता है सर मैं ऑनलाइन ये कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन वो कर रहा हूँ। एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर मैं गाड़ियां बेच देता हूँ, ये कर देता हूँ। वो बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन दैट इज नॉट अ परमानेंट थिंग ना, राइट? दिस इज नॉट बेसिकली परमानेंट। परमानेंट वो है कि भाई एक बंदा जो है वो बिल्कुल कमा रहा है, घर वालों के लिए कमा रहा है, प्रॉपर तरीके से कमा रहा है, इंडिपेंडेंसी के साथ कर रहा है। जो इस तरीके से कर रहा है वो एक अलग मामला है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नंबर ऑफ किड पाकिस्तान में बहुत कम है। मतलब मैं अपने ऊपर भी रख के बात करूं तो एक लंबे अरसे तक 21, 22, 23 साल की उम्र तक मेरे अब्बा ने मुझे कमाने ही नहीं दिया। मैं अपने घर वालों के पैसे पे ही काम कर रहा था। आपको बात समझ में आ रही है? तो जाहिर सी बात है कि भाई पाकिस्तान के अंदर का मामला ये है कि हम वेस्ट में नहीं रहते। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि 17, 18 साल की उम्र में हाई स्कूल हो गया, अब्बा ने निकाल दिया कि बेटा आप अपना कमाओ, आप अपना रास्ता देखो, हम अपना देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई गलत चीज है, चीज सही है। लेकिन द थिंग इज कि हमारे यहाँ फिर भी हमारे पेरेंट्स हमें रख के पाल रहे होते हैं। मतलब क्या पाल रहे होते हैं, मैं आज भी अपने बाबा के घर में रह रहा हूँ, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें। सो दैट्स हाउ। तो पाकिस्तान के अंदर डिपेंडेंट रेशो जो है वो ज्यादा है। लेकिन चलें, ये बात इन्होंने वेस्ट के हिसाब से करी है, तो 0 to 15 जो है, 14 जो है वो आपका डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं अपने जो घर में कमा रहा है उसके ऊपर। फिर आपका 15 से लेके या 16 से लेके आप 64 कर लो, ये आपके होते हैं इंडिपेंडेंट। और 64 से बड़े जो हो जाते हैं जाहिर है वो बूढ़े होते हैं, सो दे बिकेम डिपेंडेंट वंस अगेन। सही है, यानी वो वापस से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये आपके पास डिपेंडेंसी रेशो है। अब प्रॉब्लम क्या होता है डिपेंडेंसी रेशो का? भाई लोगों को लुक आफ्टर करना पड़ता है। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, अगर किसी के 4 बच्चे हैं और सारे 10 साल के अंदर के हैं, तो उसको 4 बच्चों का लुक आफ्टर करना है, उनका स्कूल देखना है, उनका हॉस्पिटल इलाज देखना है, उनके लिए एकोमोडेशन का हिसाब करना है, ये सारे मामला देखने हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे, पॉपुलेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट उतनी बढ़ेगी। जितने ज्यादा बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, उतने ज्यादा लोगों को पेंशन देनी होगी, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर मसले आएंगे, टैक्सेशन बढ़ेगा। देखो डिपेंडेंट लोगों से मसला होता है। और मैं तुम्हें दोबारा बोलूंगा कि मैं इस्लाम से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ इसलिए, वरना हमारे यहाँ तो बुजुर्गों को जो है वो एक तरीके से बरकत समझा जाता है, बच्चों को बरकत समझा जाता है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकली साइंटिफिकली बात कर रहे हैं तो जाहिर है यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो एक तरीके से बोझ समझे जाते हैं कि भाई उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। तो जाहिर है ये एक नुकसान वाला आपका मामला है। ठीक है, ये नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब सवाल यहाँ पर ये है कि भाई दो प्रॉब्लम बताओ पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या होती है। सबसे पहली तो भाई ये है कि भाई आपका अनएम्प्लॉयमेंट आपकी रेस कर जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्यों भाई? एक मशीनरी का इस्तेमाल
ज्यादा हो रहा होता है, फार्म लैंड आपकी कम हो रही है। फार्म लैंड क्यों कम हो रही है? जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी लोग उतने घर बनाएंगे रहने के लिए, जितने ज्यादा घर बनेंगे उतना लैंड आपकी, फार्म लैंड आपकी कम हो जाएगी, जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर ग्रोथ कर सकते हो। और ओवर पॉपुलेशन वाला मामला आपका क्या है? ओवर पॉपुलेशन वाला मामला आपका ये है जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम हो जाती हैं, यानी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज, ये वाले सारे मामलात आपके ना डाउन हो जाते हैं, ये सारे मामलात आपके कम हो जाते हैं। तो जाहिर है दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू हाई पॉपुलेशन रेट इन पाकिस्तान। सही है, अब जरा देखें हम कितना हमारा बचा है, हमारा बहुत कम बचा है। ठीक है ना? बस तो आपके पास ये है। अब जरा मैं जनरल तरीके से आपको बताता हूँ कि हम पहले हमने ये कहाँ तक किया हुआ है। हमने ये किया हुआ है कि भाई टू प्रॉब्लम्स ऑफ हाई पॉपुलेशन रेट इन पाकिस्तान, यानी दो मेन मसले जिनकी वजह से जो हाई पॉपुलेशन की वजह से मसले खड़े होते हैं। तो एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा आपका ओवर पॉपुलेशन है। सही है, दीज आर द टू मेन प्रॉब्लम्स ओवर हियर। सो यहाँ तक हमने किया है। अब वही 10 to 15 मिनट्स का आपका ब्रेक होगा। अच्छा, अब मैं ये आपको बता दूं कि देखें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का वक्फा इसमें लग रहा होता है, क्योंकि मैंने 11 मिनट पे ट्राई किया था उसको, तो उसने मुझे कहा था कि भाई 2 मिनट और लगेंगे। तो ये बीच में एक छोटा सा गैप होता है, इसके अंदर जितना आपने पढ़ा है आपके पास नोट्स तो मौजूद है ना, आप फटाफट रिवाइज करें। 15 मिनट्स इज नथिंग, इतना तो क्लास में आप कॉपी खोलने में लगा देते हैं, तो फटाफट फटाफट आप बैठ के इसको रिव्यू करें। 15 मिनट्स बाद दोबारा से मैं आपको लिंक देता हूँ, हम ज्वाइन करते हैं और आज ये चैप्टर खत्म करवा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे 15 मिनट बाद मुलाकात होती है।